वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। Cha 18 he is crazy for you। अब तक रॉकवेव। अक्षत ने चेयरमैन केबिन के अंदर आते ही कहा, कार्तिक वो कार्गो शिप मिल गई। मेरा मतलब उसका मलबा मिल गया और वो डाइवर्स भी मिल गए जो शिप ढूंढने के क्रम में गायब हुए थे। अब आगे। अक्षत की बात सुनते ही कार्तिक की आईब्राउ संदेह के साथ आपस में जुड़ गई। 2 दिन से जिस शिप और डाइवर्स को उसकी सबसे खतरनाक आर्मी ब्लैक बिट्स भी नहीं ढूंढ पाई थी, वो ऐसे अचानक और इतनी आसानी से कैसे मिल गई, यही एक बात कार्तिक को खटक रही थी। कार्तिक ने पूछा, वो डाइवर्स जिंदा है या मर गए? कार्तिक के सवाल पर अक्षत ने कहा, शॉकिंगली वो डाइवर्स जिंदा है। हालांकि उनकी एस्केपिंग स्टोरी काफी दिलचस्प है, तुम्हें वो सुननी चाहिए। अक्षत की बात सुनकर कार्तिक ने बिना भाव के पूछा, कैसे एस्केपिंग स्टोरी? जवाब में अक्षत ने कहा, उन डाइवर्स का कहना है कि वो लोग शिप ढूंढने के दौरान समुद्र में थोड़ा दूर निकल गए थे और इसी बीच वो लोग सबमरीन स्टॉर्म में फंस गए थे। समुद्र के बाहर उस सबमरीन स्टॉर्म का ज्यादा असर नहीं हुआ, मगर पानी के अंदर उसका असर जानलेवा था। उस सबमरीन स्टॉर्म से बचने के लिए वो ड्राइवर्स तैरते हुए सबसे पास के आइलैंड पर पहुंच गए, जो को कोई और आइलैंड नहीं बल्कि पर्ल्स आइलैंड थी। आज ऑफिस आने के थोड़ी देर बाद युवराज कुश ने मुझसे कांटेक्ट किया था और मुझे उन डाइवर्स में बारे बताया था। अक्षत की बातों ने कार्तिक को गहरी को सोच में डाल दिया। सबमरीन स्टॉर्म एक तरीके का समुद्री तूफान होता है, जो कि अक्सर समुद्र की गहरी सतह में ही होता है। समुद्री की ऊपरी सतह पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो उन डाइवर्स के गायब होने के पीछे का कारण स्पष्ट हो चुका था, मगर क्या सच में ऐसा ही था? कार्तिक ने लंबी खामोशी के बाद पूछा, उस कार्गो शिप के साथ क्या हुआ? कार्तिक के सवाल पर अक्षत ने कहा, वो कार्गो शिप असल में उस दिन साइक्लोन में डूबने के बाद बहकर समुद्र की सदर्न साइड से ईस्टर्न साइड चली गई थी। मैंने जिस नई डाइवर्स की टीम को शिप और उन गायब डाइवर्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था, उन्हें उस शिप का मलबा कल शाम पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न साइड मिली थी। अक्षत की बात सुनकर कार्तिक ने थोड़ी देर उसकी कही गई हर एक बात के बारे में सोचा। समुद्र में ऐसी चीजें होनी आम बात थी, इसीलिए कार्तिक को भी आखिर में इस मामले में कुछ अलग या फिर संदिग्ध नहीं लगा। मगर क्या सच में सब कुछ साफ हो चुका था? कार्तिक ने कठोर लहजे में कहा, ध्यान से उन डाइवर्स के डीएनए टेस्ट करवा लेना और इस मामले को और गहराई से इन्वेस्टिगेशन कराओ। हम जितना आगे बढ़ेंगे, हमारे दुश्मन भी पीछा करने के क्रम में उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। कोई लापरवाही मत करना। जो आ गया चेयरमैन सर। वैसे क्या आप अपने साले की एंगेजमेंट में जाने वाले हो? अक्षत ने किसी गुलाम की तरह नकल करते हुए कहा। तो कार्तिक ने ठंडे स्वर में कहा, पता नहीं, शाम को देखूंगा। फिलहाल मुझे बहुत सारे काम है, मैं बहुत बिजी हूँ। क्या तुमने किसी को चूज किया नया प्रेसिडेंट बनाने के लिए? नया प्रेसिडेंट से कार्तिक का इशारा चाइना के नए प्रेसिडेंट की तरफ था, क्योंकि पुराने प्रेसिडेंट का तो उसने बीच पार्लियामेंट हाउस में ही सर कटवा दिया था। अक्षत ने जवाब में कहा, हाँ, एक इंसान है वैंग ले, स्वभाव से थोड़ा टेढ़ा इंसान है, बाद में जाकर कहीं गद्दारी भी कर सकता है, पर उम्मीदवार अच्छा है। मेरे हिसाब से इसे प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। वैसे भी अगर बाद में इसने भी गद्दारी की तो हम इसकी मौत को दुनिया के लिए एक नया मिसाल बना देंगे। अक्षत की इस बात पर कार्तिक ने कुछ नहीं कहा, जिसका मतलब एक तरीके से हाँ ही होता था। आम लोगों की नजरों में दुनिया और पॉलिटिक्स जैसे चलती हुई दिखती थी, वैसी असल में दुनिया या पॉलिटिक्स ही क्या कोई भी क्षेत्र नहीं चलता था। असल में इन चीजों का कंट्रोल किसी और के पास ही था और दुनिया को एक नामी चेहरा दिखाकर हर बार गुमराह कर दिया जाता था। अक्सर रॉकवेव वैसे लोगों के साथ जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट करती थी, जो कि आगे जाकर गद्दारी करने वालों में शामिल होते थे। इसका कारण भी बड़ा ही दिलचस्प और कुटिल था। जंगल में अगर कोई बलवान चिता हिरण का शिकार कर ले तो कोई भी उसकी वाहवाही नहीं करता है, क्योंकि हिरण चिता से कमजोर होता है। लड़ाई में हिरण का चिता के हाथों मर जाना तय है, मगर यदि वही चिता किसी शेर को मार दे तो ना सिर्फ पूरी जंगल उसकी वाहवाही करने लगती है, बल्कि हर कोई उसे बलवान भी समझता है और उसकी ताकत से डरता भी है। रॉकवेव की एक स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी ही थी। लोगों के दिलों में अपना खौफ गायब करने के लिए और उन्हें हमेशा अपनी ताकत का एहसास दिलाते रहने के लिए रॉकवेव कुछ ऐसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उन्हें शेर जैसी असीम ताकत देती थी, जो कि आगे चलकर निश्चित तौर पर रॉकवेव से गद्दारी करने वाले होते थे। उन लोगों की गद्दारी को कारण बनाकर रॉकवेव दुनिया की नजरों में उन्हें सजा देती थी, ठीक चाइना के लेट प्रेसिडेंट की तरह, ताकि लोग नहीं, वो लोग जो असल में दुनिया को चलाने की ताकत रखते थे, उनके बीच रॉकवेव के खौफ और ताकत का दबदबा बना रहे। आम लोगों को तो ऐसी बातों की भनक भी नहीं लगती थी। रायचंद मेंशन। बेला इस वक्त अपने दादाजी के कमरे में उनके बेड के पास चेयर पर बैठी हुई थी।
दादाजी अब काफी बूढ़े हो चुकी थे। बढ़ती उम्र ने लाख अच्छी खान पान के बावजूद उनके शरीर को कई अनचाही बीमारियों से भर दिया था। ऊपर से अपने एकलौते बेटे की मौत ने भी उन्हें मानसिक रूप से भी तनावग्रस्त कर दिया था। दादाजी ने कहा, श्रेया, समीर वापस कब आ रहा है? मैं मरने से पहले उससे एक बार मिल तो पाऊंगा ना। दादाजी की आवाज धीमी और कमजोर थी। बेला ने उनका हाथ पकड़ते हुए हल्के नाराज स्वर में कहा, दादाजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अबे आपको अगले 100 साल तक जीना है। ओके, सिर्फ समीर को नहीं बल्कि उसके बुढ़ापे को भी देखोगे आप। बेला की बात सुनकर दादाजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बेला के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए दादाजी ने कहा, मेरी प्यारी बच्ची, अगर तुम ना होती तो मेरे इस परिवार और विरासत का क्या होता? कौन संभालता इन सबको? अर्नव के जाने के बाद तो हमारा परिवार जैसे उगड़ सा गया है। सब कुछ सुना सुना सा हो गया है। ना जाने किसकी नजर लाग गई है हमारे परिवार को। अपने पिता का जिक्र सुनते ही बेला के चेहरे से मुस्कान रेगिस्तान से पानी जैसे गायब हो गई और उसकी आंखों में उदासी और वीरांगी के बादल उमड़ आए। मिस्टर अर्नव जब तक जिंदा थे तब तक सच में रायचंद परिवार में सब कुछ सही था, मगर मिस्टर रायचंद के मरते ही पूरा रायचंद परिवार बिखर गया था। बेला की मॉम और दादाजी अकेले पद गए थे। उसका भाई पिछले 2 सालों से रिहैब सेंटर में रह रहा था। जो रायचंद मेंशन पहले खुशहाली से भरा रहता था, अब वहाँ की मोटी और खूबसूरत दीवारें काटने को दौड़ती थी। अगर बेला ना होती तो रायचंद परिवार की तरह ही रायचंद कॉर्पोरेशन भी बिखरकर तबाह हो चुका होता। बेला ने तुरंत ही अपने जज्बातों को काबू कर बात बदलते हुए कहा, दादाजी, ऐसे कैसे हमारा परिवार उजड़ जाता? आप भी कैसी बातें कर रहे हो? छोड़िए इन बातों को, मैं आपको इस साल की कुछ सनसनी गॉसिप्स बताती हूँ। वैसे तो बेला को गॉसिप्स करना पसंद नहीं था, मगर उसके दादाजी को हाई सोसाइटी में घट रही मसालेदार घटनाओं के बारे में सुनना और जानना बहुत पसंद था। इसीलिए बेला स्पेशली रावत ने कहकर साल का पूरा गॉसिप कलेक्ट करवाने के बाद अपने दादाजी को बताने आया करती थी। दादाजी से लंबे समय तक बात करने के बाद बेला अपने बेडरूम में वापस आए। उसने देखा बर्तिका अब तक वहां सो ही रही है। जेट से बाहर आने के बाद से बर्तिका अब तक सो ही रही थी। बेला ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। वो सीधा वॉशरूम में गई और फ्रेश होने के बाद वो अपने स्टडी रूम में चली गई, जहां पहले से ही उसका लेफ्ट हैंड मैन रॉय और चार्ली उसका इंतजार कर रहे थे। बेला अपनी रिवॉल्विंग लेदर चेयर पर बैठते हुए कहा, चार्ली, तुम्हें वापस श्रीलंका जाना है। पर सिस्टर बेला, मैं आपके साथ बिन ब्रो के एंगेजमेंट में जाने वाला था ना। तुम जाने वाले थे, मगर तुम जाओगे नहीं। जाओ, जाकर पहले अधूरे काम पूरा करो। बेला की बात सुनकर चार्ली का चेहरा उतर गया, मगर वो बेला की बातों को टाल भी नहीं सकता था, इसीलिए वो वहां से मुंह लटका कर चला गया। चार्ली के जाने के बाद बेला रॉय से कंपनी रिलेटेड बातें करने लगी। रॉय ने एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट बेला की तरफ बढ़ाते हुए थोड़े उलझन भरे लहजे में कहा, बॉस, पिछले हफ्ते से ना जाने क्यों और कैसे अचानक रायचंद कॉर्पोरेशन की वैल्यूएशन आसमान छूने लगी है। कंपनी की स्टेक प्राइस पिछले 1 साल से उतनी नहीं बढ़ी जितनी पिछले 1 हफ्ते में बढ़ गई है। इसके पीछे की वजह हमारे लोग पता कर रहे हैं, मगर अब तक हमें कुछ खास पता नहीं चला है। रॉय की बात सुनते ही बेला की आंखें सिकुड़ गई। शाम का वक्त, समुद्र के बीचों बीच मौजूद लग्जरियस शिप पर हल्की लो म्यूजिक के बीच दुनिया के एलाइट और पावरफुल लोग बेशकीमती शराब और शैंपेन की चुस्की लेते हुए आपस में बातें कर रहे थे। घमंड और दिखावा तो जैसे उन सबका श्रृंगार था। वहां का माहौल उनकी उपस्थिति की वजह से क्लासी और रिच वाइब दे रही थी। वहां की हवा में ऑक्सीजन से ज्यादा उन अमीरों के परफ्यूम की खुशबू फैले हुई थी। उन्हीं के बीच से होते हुए निखिल टॉप फ्लोर पर खड़े बिन के पास आया, जो कि कुछ लाइट लोगों से घिरा हुआ। कैमल क्रीम कलर क्लासी टक्सीडो में बिन बेहद ही आकर्षक दिख रहा था। उसका शांत ऑरा हमेशा की तरह उसके चार्म को कई गुना ज्यादा बढ़ा दे रही थी। निखिल ने झुककर बिन के कान में पूछा, सिस्टर बेला नहीं आ रही है क्या? जवाब में बिन ने धीरे से कहा, नहीं, वो आएंगी, मैंने पूछा था। बिन की बात पर निखिल ने कहा, अगर वो आने वाली है तो अब तक आए क्यों नहीं? रिंग एक्सचेंज होने में बस 20 मिनट बाकी है। वो निखिल अभी बोल ही रहा था, तभी वहां एक चॉपर की आवाज गूंजी। निखिल और बिन सहित हर किसी का ध्यान एक साथ चॉपर की दिशा में चला गया। उस चॉपर के अंदर मौजूद इंसान को देखने की उत्सुकता हर किसी के आंखों में नजर आ रही थी। सबकी नजरों के सामने वह चॉपर सीधा जाकर हेलीपैड पर लैंड हुई और थोड़ी देर बाद उसके अंदर से एक लंबी और पतली लड़की बाहर आई, जिसे सुंदरता की परिभाषा कहना गलत नहीं होगा। सफेद ड्रेस में चॉपर से बाहर निकलती वह लड़की साक्षात स्वर्ग से नीचे धरती पर उतरती देवी की भांति दिख रही थी। उसकी त्वचा गुलाब की पाखुंडी सी मुलायम और बर्फ सी सुंदर थी। उसकी हर एक मूवमेंट में ग्रेस और एलिगेंस नजर आ रहा था। तकरीबन 2 मिनट के लिए तो पूरे शिप पर सन्नाटा सा पसर गया। सबकी नजर उस लड़की पर टिकी हुई।
जिसकी कोई तुलना नहीं थी। मॉमी, सब आपको ऐसे क्यों देख रहे हैं? वर्तिका का सवाल सुनकर बेला ने बाकी लोगों की नजरों को इग्नोर करते हुए कहा, बेबी, वो सब मुझे नहीं, आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप आज बहुत ही क्यूट और एडोरेबल दिख रही हो। बेला की बात सुनकर वर्तिका ने मासूमियत से अपनी पलकें झपकाते हुए वहां मौजूद लोगों की तरफ देखा। वाकई कई लोग उसे ही घूर रहे थे। वर्तिका ने भी ठीक बेला जैसी ड्रेस ही पहनी थी। वो दोनों माँ बेटी एक साथ किसी चलती फिरती पेंटिंग की तरह दिख रही थी। बिन और निखिल ने जल्दी से आकर बेला को रिसीव किया तो सब धीरे धीरे बेला से अपनी नजरें हटाने लगे। हालांकि उनकी तिरछी नजर बेला पर ही टिकी हुई थी। बेला रिचर्ड को ऐसी किसी पार्टी में देखना काफी रेयर सिनेरियो था। वो ऐसी कोई पार्टी अटेंड नहीं करती थी। अक्सर वो अपने काम में ही आइसोलेटेड ही रहती थी। निखिल ने वर्तिका को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, यू आर लुकिंग गॉर्जियस प्रिंसेस। जवाब में वर्तिका ने हल्की क्यूट स्माइल के साथ कहा, थैंक यू निखिल अंकल। सब लोग धीरे धीरे दोबारा से खुद में मंद होने लगे थे। बिन ने धीमे स्वर में बेला से कहा, सिस्टर बेला, आपको वो कंपनसेशन कैसा लगा? बड़े भाई सच में आपके पीछे पागल हो गए हैं। उन्होंने तो आपके लिए रॉकवेव तक को दाव पर लगा दिया था। बिन की बात सुनकर बेला ने कंफ्यूज में पूछा, क्या बोले जा रहे हो तुम बिन? कौन सा कंपनसेशन? और कार्तिक ने कब रॉकवेव को मेरे लिए दाव पर लगाया? मुझे ऐसा कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? बेला की बात सुनते ही बिन और निखिल को आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। उन दोनों ने एक साथ बेला को ऐसे देखने लगे जैसे बेला कोई नासमझ इंसान हो। क्या है रायचंद कॉर्पोरेशन की वैल्यूएशन बढ़ने की वजह? किस कंपनसेशन की बात कर रहा था बिन? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।